वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल CDR। और आज के स्टूडियो में हम लोग पढ़ने नहीं, पढ़ने जा रहे हैं एमकॉम सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वन शॉट लास्ट रिवीजन। और हम इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में आने की संभावना पूरी बनी हुई है और आएगा भी। अब देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं पेपर देने के बाद, अरे सर आप पढ़ाए एक भी नहीं आया। अरे तुमने पढ़ा कहाँ कि तुम बोल रहे एक भी नहीं आया? अरे उनसे पूछो जिन्होंने मेरे वीडियो को अच्छे से एक पॉइंट से देखा, हर एंगल से देखो। तुम्हारा दिमाग सिर्फ उस क्वेश्चन पे जा रहा है कि उस क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन वो घुमा के पूछा, वो तुम्हारा दिमाग नहीं काम किया जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था, है ना। अभी हाल ही में वीडियो में एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पेपर था, उसमें यानी कितने क्वेश्चन फंसे थे। अब क्या पूरा जान लेते क्या निकाल के तुम्हें हम? चलो देखो, तो लेकिन हाँ, इस वाले ना आज वाले वीडियो में से हमें लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, ज्यादा उससे ज्यादा क्वेश्चन इससे फंसेगा, देख लेना। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी संगठनात्मक व्यवहार क्या है। अब हिंदी वालों के लिए हिंदी है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओबी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर विद एन ऑर्गेनाइजेशन। संगठनात्मक व्यवहार ओबी वह अध्ययन है जिसमें संगठन में व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को समझा जाता है। यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? एक स्टडी है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी पर्सन या किसी ग्रुप के बिहेवियर को स्टडी करते हैं या समझते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जैसे मान लीजिए हमारे कंपनी, हमारे फर्म, हमारे कॉलेज, हमारे स्टूडियो में तमाम लोग पढ़ाते हैं, तमाम लोग काम करते हैं, तमाम लोग जॉब करते हैं। तो उस इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के हम जब बिहेवियर को स्टडी करते हैं, समझते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओबी कहते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी संगठनात्मक व्यवहार के नेचर को समझ रहे ना। देखिए नेचर तीन भाई हैं, एक नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी है। तीनों का बात एक ही होता है। अगर नेचर पूछे तब भी ये लिखेगा, क्वालिटी पूछे तब भी ये लिखेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तब भी ये लिखेगा, है ना। तो नेचर में क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की नेचर की जब बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में आता है साइंटिफिक स्टडी। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें हम तमाम तरीके के नियमों, संगठन के कानून, पॉलिसीज, रूल्स, तमाम चीजों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारे कंपनी, हमारे फर्म, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे संगठन में तमाम प्रकार के रूल्स, रेगुलेशन, लॉ वगैरह वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरा क्या है नेचर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का? ह्यूमन ओरिएंटेड। ये हमारा जो संगठनात्मक व्यवहार है पूरी तरीके से मानव पर केंद्रित है, ह्यूमन पे सेंटर्ड है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नहीं। क्योंकि हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं इंडिविजुअल या ग्रुप के बिहेवियर की कर रहे हैं, तो हम यहाँ ह्यूमन की कर रहे हैं ना। ह्यूमन ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। तीसरा गोल ओरिएंटेड, यानी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, अपने लक्ष्य को लेकर काम करता है, अपने टारगेट को लेकर काम करता है। जो टारगेट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग वह है उस पर काम करने का करता है। चौथा डायनेमिक, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? डायनेमिक होता है, गतिशील होता है। यह हमेशा बढ़ोतरी करता है, हमेशा ये अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता रहता है और अपने आप को उसमें बूस्ट करता रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी संगठनात्मक व्यवहार के महत्व क्या क्या है, यानी इंपॉर्टेंस क्या है ना। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला हेडिंग आता है इसमें क्या है? अंडरस्टैंड एम्प्लॉइज, यानी अपने कर्मचारियों को समझने में सहायता। पहली महत्व यह है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के माध्यम से अपने फर्म, अपने कंपनी, अपने इंडस्ट्री, अपने संगठन में काम कर रहे एम्प्लॉइज को समझ पाते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ही कहता है कि आपकी फर्म, आपके कंपनी, आपके इंडस्ट्री में काम कर रहे पर्सन या ग्रुप के बिहेवियर को अंडरस्टैंडिंग करना, स्टडी करना ही ओबी होता है। तो ये इसकी पहली इंपॉर्टेंस यही है कि हम अपने एम्प्लॉइज को समझ सकेंगे कि वह क्या उसके अंदर चल रहा है या क्या वो चाहता है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंस की? इंक्रीज इफिशिएंसी, यानी कार्य क्षमता बढ़ाता है ना। कार्य क्षमता बढ़ाता है। आप आज जितना कर रहे हो उससे ज्यादा कल करने की आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके अंदर एक विश्वास रहेगा। तो यह आपके कहीं ना कहीं इफिशिएंसी को भी बढ़ाने का काम करता है। तीसरा क्या है इसका इंपॉर्टेंस? इंप्रूव टीम वर्क, यानी
आपके टीम वर्क, हम मिलकर काम कर रहे हैं, उसको और सुधारता है, उसको और अच्छा बनाता है कि हम टीम वर्क काम कर रहे हैं। लोगों में आए दिन, जब देखिए टीम में जब काम करने की बात आती है तो आए दिन विवाद हो जाता है, लड़ाइयां हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उसको देखते हुए हम तमाम सोल्यूशन निकालकर और अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगला आता है संगठन की सफलता बढ़ाता है, यानी अचीव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। यानी चौथा इंपॉर्टेंस क्या है ओबी का, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस कैसे लेकर जाना है, कैसे एक अपने लेवल पर लेकर जाना है, उसको एक अपने विनिंग स्टेज पे कैसे लेकर जाना है, यह भी रास्ता ओबी देता है। तो ये चार इंपॉर्टेंस है, आप भी अपनी तरफ से एक दो जोड़ सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि जो अचार आम का मिले आप वही खाइए, आप अपने से भी उसमें कुछ मिक्सचर मिलाकर उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। तो आप दो तीन हेडिंग आप अपने तरफ से देना, कहना क्या कहोगे, इससे हमारा टाइम बचता है, समय बचता है, पैसा बचता है ना, और भी चीजें, हमारा बिजनेस तेजी से बढ़ता है। हम तमाम हेडिंग अपने साथ, जरूरी नहीं कि हमारे जो पहले के बहुत लेखक लिख के गए वही हम भी लिखे, हमारे अंदर भी वो एफिशिएंसी कि हम खुद से हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। तो आप अपने से हेडिंग बनाना भी सीखिए, क्योंकि हेडिंग बनाने की कला ऐसी कला है जिसको यह आ गया, समझ लीजिए उसका अंक पत्र, जो रिजल्ट के मार्कशीट होता है, नंबर का जो ये प्लेटफॉर्म होता है, वो चेंज हो जाएगा और टोटली फर्स्ट डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसका भी क्लास बोलेंगे तो ले लेंगे कैसे हेडिंग बनाया जाता है। अभी बहुत सारे बच्चों को हेडिंग बनाता है, वो रट्टा मारते हैं, कैसे रट्टा मार के लिखा जाता है ना। अभी ये सब आपको सिखाना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच। देखिए जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, तो इसमें दो अप्रोच होते हैं, एक ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच होता है, एक सिस्टमैटिक बिहेवियर अप्रोच होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे और ओबी में कि ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच क्या होता है ना। ऐसे कुछ मानव व्यवहार दृष्टिकोण, है ना, मानव व्यवहार दृष्टिकोण। तो ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच क्या होता है, दिस अप्रोच फोकसेस ऑन एम्प्लॉइज फीलिंग्स, नीड्स एंड बिहेवियर। यह दृष्टिकोण कर्मचारियों की भावनाओं, आवश्यकताओं और व्यवहार पे ध्यान देता है। ध्यान दीजिएगा, जो ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच होता है, यह हमेशा बात करता है किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी इंडस्ट्री, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉयज की फीलिंग्स, एम्प्लॉय की जरूरत, एम्प्लॉयज की बिहेवियर पे जो पूरा फोकस करता है, इसलिए इसका नाम पूरा ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच रखा है। ठीक है, चलो अब अगला आता है, ये सब अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 नंबर 5 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है ना, परसेप्शन क्या होता है। तो देखिए जब हम बात करते हैं परसेप्शन की, तो परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल इंटरप्ट एंड गिव मीनिंग टू इंफॉर्मेशन, सॉरी इंटरप्ट बोल दिया आपने, इंटरप्रेट एंड मीनिंग टू इंफॉर्मेशन। परसेप्शन वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति जानकारी को समझकर उसका अर्थ निकालता है ना। यानी आपको मैंने बोला कि कल आपका पेपर है, आपको अपने सेंटर पर 7 बजे पहुंच जाना है, तो अब ये मेरा परसेप्शन है कि आपको 7 बजे पहुंच जाना है। अब आपने मेरी बातों को सुना और सुनकर अपने दिमाग में उसको सोचा, और वो जो सोचा और उसका अर्थ निकाला, वही परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति जो जानकारी दिया उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको अंडरस्टैंड करके मीनिंग निकालना ही क्या होता है, परसेप्शन होता है ना। हमने कहा कि कल तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगे, अब तुमने इस परसेप्शन को समझा और मीनिंग निकाला, तो ये क्या हो गया, आपका परसेप्शन हुआ। अगला क्वेश्चन, डिफाइन एटीट्यूड। एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड समझे हो ना, डिफाइन एटीट्यूड, अभिवृत्ति या ऐसे कुछ इसको कहते हैं, हाँ अभिवृत्ति कहते हैं। किसी, पहले इंग्लिश पढ़ता हूं, एटीट्यूड इज अ पर्सन्स पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन। किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति मानसिक झुकाव को अभिवृत्ति कहते हैं। देखिए एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है, एटीट्यूड इज अ पर्सन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, एक व्यक्ति की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीलिंग्स, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, जो भी रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, उसको क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। यानी किसी परिस्थिति में, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु को लेकर जो आपके उसके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, तो हो सकता है मुझसे बहुत लोग जलें नेगेटिव वे में, तो उनका मेरे प्रति सोच क्या हुआ, निगेटिव हुआ, एटीट्यूड।
और बहुत लोग उससे खुश हो कि वाकई में तुम और बढ़ो, आप सर और बढ़िए और तरक्की कीजिए, आप भगवान करे 4 गुना चांदनी आपकी बढ़ी जाए, रात आपकी अंधेरी न जाए। तो ऐसा सोच, तो दो लेवल, दो ग्रुप हो गया। एक ग्रुप हो जो हमारे लिए एटीट्यूड रखता है नेगेटिव वाला, और एक ग्रुप हो जो रखता है पॉजिटिव वाला। आज मैं पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है कि हमारे साथ वाले, देखिए जाहिर सी बात है जमाना जेनजीज का है और युग कलयुग चल रहा है, तो आज के समय घर में भी बगल वाले पड़ोसी से क्या, पहले घर में भाई भाई से जो है हो सकता है कि जले, है ना, ऐसा समय चल रहा है। जले क्या, जल रहे हैं तमाम लोग आज भी। तो कहने का मतलब यहां पर सेंस ऑफ दिस ये था कि यही बात है कि आज हम इतनी कम उम्र में जो है पढ़ा रहे हैं इतने बड़े लेवल को। हो सकता है कि कोई टीचर को मे बी मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं, मे भी हो सकता है किसी पर्सन को या किसी स्टूडेंट को हो सकता है कि हमसे जलन हो, है ना, हो सकता है कि मन में यह हो, द्वंद हो कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ा रहा है। आप भी पढ़ाओ, आपके अंदर टैलेंट है तो आप भी पढ़ाओ। मैं तो सबके लिए प्लेटफॉर्म ओपन रखा है ना। मैं तो कहता हूं कि भाई अगर किसी अंदर प्रतिभा हो पढ़ाने की, वो भी बताओ, हमारे पास प्लेटफॉर्म ओपन है, लेकिन हाँ उस प्रतिभा के लायक होने चाहिए तुम, है ना, उस प्लेटफॉर्म के लायक होना चाहिए। मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा तो ऐसा तो नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब ये कि मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम मत पढ़ाओ, पढ़ाओ, अपना चैनल खोल के पढ़ाओ। बस ये है कि किसी से जलन रखना और ये सारी चीजें भी नहीं। तो ये सब क्या है, एटीट्यूड में ही आता है। देयर आर टू टाइप एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है कि उसके आप लिए अच्छा सोच रहे हो, अच्छी बातें कर रहे हो। नेगेटिव एटीट्यूड में क्या, उसके लिए बुरा सोच रहे हो, जलन रख रहे हो, द्वंद रख रहे हो, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड हो गया, है ना। तो ये सब बातें ध्यान रखी जाती हैं। तो एटीट्यूड ऐसे ही होता है कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान, यानी किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्लेस को, सिचुएशन को लेकर जो हमारे लिए उसके पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग होती है, उसको ही हम लोग क्या होते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के कौन कौन से कॉम्पोनेंट है? तो 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, है ना। अब इसको तुम्हें अगर ब्रीफ में समझना हो तो तुम चल जाना मेरे यूनिट वाइज वीडियो में, वहां तुमको इसको ब्रीफ में तुम्हें पता चले क्या है। समय निकाल के जाना, देख लेना, पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी क्या है? देखो भाई ध्यान से, पर्सनालिटी क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व बोलते हैं। व्यक्तित्व क्या होता है? पर्सनालिटी इज द टोटल पैटर्न ऑफ ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों, आदतों और व्यवहार का समग्र रूप है। देखिए पर्सनालिटी क्या है? एक पर्सन का क्वालिटी, एक पर्सन की हैबिट्स, एक पर्सन के बिहेवियर का एक जो है कॉम्बो है ना, एक कॉम्बिनेशन है पर्सनालिटी, है ना। हमारा गुण है ना, क्वालिटीज, हमारी हैबिट्स, हमारा बिहेवियर, है ना। हम समाज में, 4 समाज के बीच में जा रहे हैं, हम किस प्रकार से रह रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, किस प्रकार से चल रहे हैं, किस प्रकार से उनको हम किस नजर से देख रहे हैं, हमारी क्या एटीट्यूड, हमारा क्या सोच है, वही हमारी पर्सनालिटी होगी, है ना। एंड दिस पर्सनालिटी में भी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, है ना। यहाँ मतलब अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस लेवल से अपनी पर्सनालिटी को शो करेंगे। जिस लेवल से पर्सनालिटी शो करेंगे उस लेवल से लोगों का एटीट्यूड होगा हमारे लिए, है ना। तो यही सारी चीजें हैं। एक चीज आपको और बताते हैं कि आप जब भी कुछ अच्छा करेंगे, समाज से कुछ अलग करेंगे, आपके पीछे तमाम लोग, तमाम संख्या में आपकी पैर पकड़ के खींचेंगे। कोई सामने से हंसेगा, कोई पीछे से हंसेगा, लेकिन हंसेगा जरूर और पैर पकड़ के खींचेगा जरूर। तो ऐसे सिचुएशन बस यही करना है, इग्नोर इट, इग्नोर इट एंड इग्नोर इट। और जमाना ऐसा है, अगर लड़ गए तो चल गए। चलने का मतलब कि आपने अपना रास्ता भटका दिया। तो इग्नोर इट, इग्नोर इट, इग्नोर इट। बदला लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, पर वक्त आने पर लिया जाएगा। अभी उसको इग्नोर इट एंड इग्नोर इट, है ना। छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बदला लिया जाएगा, बट समय आने पर लिया जाएगा और कायदे का लिया जाएगा। चलिए, हमने भी बहुत सारे इग्नोर इट किए हैं, तो हमें भी बहुत सारे इग्नोर इट का जवाब अच्छे से देना है। चलिए, तो पर्सनालिटी समझ में आ गया। पर्सनालिटी 3 चीज का कॉम्बो होता है, क्वालिटी, दूसरा क्या होता है हमें, क्वालिटी, हैबिट, और तीसरा क्या था हमारा, बिहेवियर। इन 3 चीज का क्या है, कॉम्बो जो होता है पर्सनालिटी को था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग को समझ में आ रहा है ना, लर्निंग अध्ययन, अध्ययन है ना, सीखना। तो लर्निंग क्या होता है देखते हैं। लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या होता है, एक परमानेंट चेंज होता है ना, अपने बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस।
है ना, हिंदी पढ़ दूं। अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन सीखना कहलाता है। यानी आपने जो एक्सपीरियंस से जो सीखा, जो पढ़ा, उस जो आपके बिहेवियर में चेंज आया, वही क्या होगा, लर्निंग हुआ, है ना। तो ये कैसे होता है, हमें एक्सपीरियंस से होता है। हमें साइकिल चलाना नहीं आता था, लेकिन हमने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 10 बार जब साइकिल चलाने आ गया तो एक अनुभव हो गया कि हमको कैसे चलाना है, कितना ब्रेक मारना है, कितनी पैडल मारनी, कितना पहिया चल रहा है, कितना पहिया कूद रहा है, कहाँ पे हमको कुदाना है, कहाँ उड़ाना है, कहाँ गिराना है, वो हमको पता चल गया। तो ये कैसे आया, एक्सपीरियंस से आया, 1 बार 2 बार से नहीं आया, अनुभव से आया। और इस एक्सपीरियंस जो हमारे अंदर परमानेंट चेंज आया, वही लर्निंग हुआ। क्योंकि आज भी मैं साइकिल चलाता हूँ खुलेआम, बहुत ही मस्ती से, कोई भी सस्ती से, है ना, बहुत ही तेज चलाता हूँ, बहुत चलाता हूँ। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि आई एम द सुपर हीरो, साइकिल नहीं, मेरे पास R1 बाइक चल रही है ना। चलो, तो ये हो गया लर्निंग क्या होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रुप। ग्रुप पता होगा सबको, समूह क्या होता है। समूह क्या होता है, अ ग्रुप इज अ 2 और मोर इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। ग्रुप क्या होता है, समूह क्या होता है, जब या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ऐसा समूह जो किसी समान उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हो, वह क्या होता है, समूह होता है। जैसे हम 5 लोग मिल गए और हम 5 लोग का लक्ष्य है कि हमको एमकॉम में पूरे फर्स्ट डिवीजन पास होना है, वो भी सबसे अच्छे नंबर से, तो हमारा ये क्या हुआ, ग्रुप हुआ। ये 5 लोग का टारगेट क्या हुआ, कॉमन हो गया, फर्स्ट डिवीजन पास होना। नेक्स्ट, अगला टाइप्स ऑफ ग्रुप, 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल ग्रुप, अनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल को हिंदी में औपचारिक समूह और अनफॉर्मल को हिंदी में अनौपचारिक समूह। फॉर्मल ग्रुप जो किसी विभाग के द्वारा या किसी कंपनी, किसी फर्म के द्वारा बनाया जाता है किसी एक विशेष उद्देश्य के कार्य के लिए, है ना, वो कार्य पूरा होता है तो समाप्त हो सकता है, चल कंटिन्यू हो सकता है। और इनफॉर्मल ग्रुप होता है, ये किसी विशिष्ट नहीं बना होता, ये ऐसे रैंडमली जो है बना दिया, जैसे चाय पीने के लिए 4 लोग जुट गए, ऐसे ही दोस्त 4 लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, तो ये अनफॉर्मल ग्रुप है। घर में सब लोग पारिवारिक मेंबर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। प्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन इज द फोर्स दैट इनकरेजेस अ पर्सन टू वर्क टुवर्ड्स गोल। प्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। यानी मोटिवेशन क्या है, एक पावर है, एक शक्ति है जो किसी पर्सन को वर्क करने के लिए मोटिवेट करती है। देखिए, मोटिवेशन एक पावर है, मैं बता रहा हूं कैसे पावर है। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि काश ये दुनिया हमारे हाथ में होती, बट ऐसा होता नहीं। चलो दिखाता हूं मोटिवेशन कैसे होता है। कभी कभी ना मेरे पास ऐसा क्या होता है कि बहुत उदासी सी हो जाती है, तब कोई शायद मेरे पास नहीं होता उस टाइम, लेकिन कहते हैं ना भगवान कहीं ना कहीं तो हैं, और ऐसा है भी, धरती पे आज भी हैं भगवान, और वो देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं ऊपर वाला। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस समय कोई ना कोई मेरे लिए हमदूत बन के आ ही जाता है, हमारे लिए हमदर्द सही, कोई मित्र, कभी दोस्त, कभी कोई सखी, है ना, कोई ना कोई आ ही जाती है या आ जाता है जो हमको मोटिवेट करके चला जाता है, फिर गायब हो जाता है, छू मंत्र गायब, है ना। वो अलग अलग रूप से आते हैं और समझा के चले जाते हैं मोटिवेट करके। कभी कभी उदास हो जाते हैं कि यार कहीं अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, बट फिर एक होप आ जाता है, मैं वो कर सकता हूं, मेरे पास वो एफिशिएंसी है जो शायद कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं जिस लाइन में हूं उस लाइन में दर्द और तकलीफ से ज्यादा पेशेंस की ज्यादा कीमत है। पेशेंस है तो सब कुछ एक दिन मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। तो ये मोटिवेशन होता है, ये एक पावर ही है, इसको पावर मान लो आप। ये जिस दिन आपके ऊपर गिरेगा आप धड़ाके के आगे भागोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। यह बहुत ही फेमस थ्योरी है, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो ने 5 ही जो है नीड बताया है, एक एम्प्लॉय की 5 नीड होती है, जिसमें सबसे पहला नीड जो होता है वो शारीरिक आवश्यकता है, फिजिकल एजुकेशन। आप जब एम्प्लॉय को जॉब देते हो तो उसको सबसे पहला चीज ये होता है, उसका नौकरी के पैसे से शारीरिक नीड, शारीरिक आवश्यकता है, फिजिकल नीड। क्या क्या आता है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें हैं उसके लिए सबसे सर्वोत्तम है। जब ये मिल जाता है तो उसको क्या चाहिए होता है, सुरक्षा, सेफ्टी। वो जहां काम कर रहा है, जहां जा रहा है, जिस समाज माहौल में जा रहा है उसको सुरक्षा मिले, सेफ्टी जोन मिले। तीसरा सामाजिक, एक समाज मिले जिसमें उसको एक सम्मान, रिस्पेक्ट दिया जाए सब कोई। चौथा सम्मान, सम्मान मतलब रह के उसको प्रमोशन, एक इज्जत वाली नौकरी, एक इज्जत वाला प्रोफेशन मिले। और आखिरी में आत्म साक्षात्कार, यानी खुद का एक अपना स्वाभिमान। तो ये सारी चीजें मैस्लो की नीड हायरार्की में 5 इन्होंने बताई है। फिजिकल नीड,
सेफ्टी, समाज, सम्मान और आत्म साक्षात्कार। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, देखिएगा, इसको हिंदी में नेतृत्व कहते हैं। नेतृत्व क्या होता है, दूसरों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रभावित करने की क्षमता नेतृत्व कहलाती है। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स। देखिए लीडरशिप क्या है ना, एक इन्फ्लुएंस है ना। आए दिन मेरे पास बहुत सारे मैसेज या कॉल आते हैं जो जिन बच्चों के पास है, जिन स्टूडेंट्स के पास नंबर है, वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं या कुछ उनको समझ नहीं आता या कुछ दिक्कत होता है तो उनको फोन करते हैं, और उस समय एज अ लीडर हम उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि देखो बहुत चीजें मुश्किल नहीं है धरती पर, क्योंकि हर चीज संभव नहीं है और हर चीज असंभव नहीं है। तो इसलिए इस नाते उनको हम जो है इन्फ्लुएंस करके अपने रास्ते पे आगे चलने के लिए कहते हैं। और आज के समय में क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पढ़े, हमें लग रहा है हम करीब ये मेरा आई थिंक दैट बीकॉम में तीसरा बैच पढ़ा रहा हूँ बीकॉम का, आई थिंक दैट, है ना। एक बैच पास हो गया, दूसरा बैच अभी पास आउट हो रहा है, तीसरा बैच पढ़ाने जा रहा हूँ, तीसरा बैच पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो गए हैं और अच्छा लगता है कि मैं चाहूंगा कि सब कोई किसी न किसी जगह जाए, सेटल हो जाए। जरूरी नहीं कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि जिंदगी तो चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, शादी नहीं हो पाएगी, सरकारी नौकरी के चक्कर मत पड़ना। और बहुत पेशेंस चाहिए सरकारी नौकरी में आज के समय में। आप देख ही रहे हो हालात क्या हमारे यहाँ, बेरोजगारी की तमाम हर पेपर लीक हो रहा है, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है ना, लीडरशिप एक तरीके का एक एबिलिटी होता है जिससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और एक रास्ते पे उनको लाने का काम करते हैं। अगर वो अपने रास्ते से भटक रहा है तो उसको हम प्रभावित करके वापस से सही रोड पर लाते हैं, चलाने का काम करते हैं। अगला लीडरशिप थ्योरीज, ये बहुत फेमस थ्योरीज है, 3 थ्योरीज आती है, ट्रेट थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी और सिचुएशनल थ्योरी। अब तुम्हें इसको जानना है तो तुम देखना यूनिट 3 या यूनिट 4 में लीडरशिप है ना, वो जाके देख लेना, पूरा फुल अच्छे से ब्रीफ में बताया, ठीक है, इसको देख लेना। देखो जो मैं बता रहा हूं उसको इग्नोर मत करना, ठीक है। जो मैंने पॉइंट बताया कि ये नोट देख लो, 4 तुम तो कहेंगे 2-3 बार देखेंगे ना, तुम्हारा ये पूरा ये वन शॉट होगा ना, उसमें कवर हो जाएगा जो चीजें मैं शॉर्ट बता रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल पावर। ऑर्गेनाइजेशनल पावर, संगठनात्मक शक्ति क्या होती है, दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल पावर क्या होता है, जब हम दूसरों को अपने दूसरों के बिहेवियर को जब हम इफेक्ट करने की जो हमारी क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसको पावर कहते हैं। यानी दूसरों के व्यवहार को हम जो चाहे वो करते हैं, है ना। जब टीचर कहता है बच्चा यहाँ हो तो वो आता है, क्यों, क्योंकि वो उसके पास उतनी कैपेबिलिटी होती है कि उसको बुला सकता है, उसके पास उतनी पावर है। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, जब किसी पर्सनालिटी या किसी ग्रुप के उसके क्या कहते हैं अच्छे के लिए, पूर्ति के लिए किया गया जो कार्य होता है राजनीति कहता है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स रिफर टू एक्टिविटीज एम्ड एट अचीविंग पर्सनल ग्रुप इंटरेस्ट। यानी जब हम किसी व्यक्ति या समूह के लिए उनके हित के लिए कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होता है। अगला व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जब हम अपने संगठन में कोई उसके स्ट्रक्चर या टेक्निक या उसके बिहेवियर में कुछ चेंजिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजिंग कहते हैं। अगला आता है कॉजेस ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर हम कोई परिवर्तन करते हैं तो लोग उसका विरोध क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। पहला कारण है परिवर्तन का भय, यानी चेंज का फियर होता है कि कुछ अगर चेंज हुआ तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। एम्प्लॉय जब भी कोई बड़ी फैक्ट्री में कोई चेंजिंग होता है तो एम्प्लॉयज हड़ताल कर बैठते हैं, क्यों कर बैठते हैं, क्योंकि डर लगा रहता है कि हमारे ऊपर कोई इसका असर न पड़े। दूसरा नौकरी का सुरक्षा, कहीं हमारा जॉब न चल जाए, ये लोग हमारा हमसे जॉब न छीन लें। तीसरा हैबिट, यानी आदतें, उनकी आदतें वो लगी हुई हैं, नया चीज आ रहा है तो डर लगता है थोड़ा सा। और जानकारी का अभाव, इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा वो भी रहता है। तो ये सारे क्या है, परिवर्तन के विरोध के कारण है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट पता ही है, जब दो पक्ष के हितों या विचार के टकराते हैं तो संघर्ष उत्पन्न होता है। यानी कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन इंटरेस्ट और आइडियाज ऑफ टू पार्टीज क्लैश, यानी जब दो पक्ष होता है, दोनों के पक्ष के हित, आइडियाज और थॉट अलग अलग होते हैं तो आप में टकराव होता है तो संघर्ष पैदा होता है, उसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जो संगठन के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रिफर टू शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
यानी संगठन के साझा मूल्य, विश्वास और परंपराएं संगठनात्मक संस्कृति है। यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारा जो एक बिलीफ होता है, विश्वास होता है, जो भी परंपरा ट्रेडिशन चला आता है, उसको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहते हैं। अगला लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखो मैं ये बताऊंगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के तो बता चुका हूं, इसके नेचर बता चुका हूं, ये भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंस बता चुका हूं तुम लोग को। आगे चलो, लॉन्ग जो बता चुका नहीं बताऊंगा टॉपिक। ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच बता चुका हूं, ठीक है, फिर भी देख लो, बता ही दिया एम्प्लॉय की बात होती है ना। अब इसकी विशेषताएं क्या है, ये पूरा एम्प्लॉय फोकस होता है, मोटिवेशन में ज्यादा जोर देता है और सेटिस्फेक्शन में इंक्रीजमेंट करता है ना। सिस्टम अप्रोच क्या होता है, सिस्टम इस दृष्टिकोण में संगठन क्या करता है, विभिन्न भागों यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलकर एक संपूर्ण तंत्र, यानी इंग्लिश में होगा यहाँ पे, ये नीचे है ना सिस्टम बिहेवियर अप्रोच। हाँ, एन ऑर्गेनाइजेशन व्यूड एन इंटीग्रेटेड सिस्टम मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट। इसमें क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने डिफरेंट हिस्सों को जोड़कर एक पूरा सिस्टम बनाता है ना, पार्ट। और इसका फीचर क्या है कि ये ऑल डिपार्टमेंट है इंटीग्रेटेड, यानी हर डिपार्टमेंट क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। और प्रॉब्लम इन वन एरिया अफेक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक भी प्रॉब्लम आए ना, सब में क्या इसका असर दिखेगा। कंक्लूजन ये निकलता है कि बोथ अप्रोचेस इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट, यानी दोनों दो अप्रोच है, ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच और सिस्टमैटिक, दोनों ही अप्रोच अपने अपने जगह पे भारी हैं और संगठन के लिए इफेक्टिवनेस है। अगला क्वेश्चन, परसेप्शन क्या होता है बता ही दिया, परसेप्शन के प्रोसेस बताता हूं। देखो परसेप्शन का प्रोसेस है 4, है ना। सबसे पहले आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या, कि आपके लिए दूसरे के प्रति क्या विचार है, क्या थॉट है, क्या आइडिया है। फिर क्या होता है अटेंशन, फिर आप उस पर ध्यान देते हो कि सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है, उसको कहना क्या चाहता है। फिर तीसरा इंटरप्रिटेशन होता है, उसका व्याख्या करता है वो। फिर चौथा उस पर रिस्पॉन्स करता है सामने वाला अपने परसेप्शन पे। तो इसका अगर ब्रीफ में देखना तो यूनिट वाइज वीडियो में ब्रीफ में समझाया हूं, तो वहां जाकर देख लेना। अच्छा, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसान के परसेप्शन को प्रभावित करते हैं। पहला आता है एक्सपीरियंस। अगर एक व्यक्ति अनुभवशील है, एक्सपीरियंसड है, जरूर कहीं ना कहीं आपका परसेप्शन उसका प्रभावित होगा। दूसरा एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, है ना। अब कोई 8 पास है, कोई ग्रेजुएशन पास है, तमाम उन दोनों के परसेप्शन में बहुत फर्क पड़ जाएगा। तीसरा पर्सनालिटी, दोनों की पर्सनालिटी कैसी, कोई मान लो ओल्ड जमाने का है, कोई न्यू जमाने का है, वो फर्क पड़ेगा। रुचि, इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, तभी परसेप्शन फर्क पड़ सकता है। अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, उसकी उम्मीद कुछ अलग हो सकती है, उसकी कुछ उम्मीद अलग हो सकती है, तो उम्मीदें भी कर सकते हो। ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो परसेप्शन के प्रभावित करते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एटीट्यूड क्या होता है, मीनिंग, कंपोनेंट एंड मेजरमेंट। एटीट्यूड बता दिया क्या है, ऊपर बताया था, मीनिंग बता दिया, कंपोनेंट। अब बता मेजरमेंट क्या है, बता देता हूं। मेजरमेंट क्या है, देखो एटीट्यूड कैसे करते हैं, 3 मेथड होता है, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर मेथड और रेटिंग स्केल। अगर हमें किसी के एटीट्यूड को मेजर करना है तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, उसका पहला मेथड आता है मेजरमेंट के लिए, इंटरव्यू मेथड। हम उस पर्सन का इंटरव्यू ले सकते हैं, साक्षात्कार ले सकते हैं, उससे पता चल जाएगा क्या इंसान की लेवल है। दूसरा क्वेश्चनर मेथड, उसको क्वेश्चन देकर भर के टिक लगाने कह सकते हैं, उससे पता चल जाएगा। तीसरा रेटिंग स्केल, उसको रेटिंग करके जो है हम मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी पर्सन के एटीट्यूड को मेजरमेंट करके कितने मेथड होते हैं, 3 होते हैं, इंटरव्यू, क्वेश्चनर और रेटिंग स्केल। अगला क्वेश्चन है पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट और डिटरमिनेंट्स। पर्सनालिटी बता ही दिया क्या है, कॉन्सेप्ट देख लो। देखो पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट में क्या है, अरे डिटरमिनेंट्स में पहला तो आता है हेरिडिटी, है ना। हेरिडिटी यानी कुछ लोग के पर्सनालिटी पे क्या है, खूनी वंशानुगत जो मिलता है वो असर दिखता है। दूसरा एनवायरमेंट, उनके अगल बगल का कैसा वातावरण है, माहौल है। तीसरा कैसा परिवार है, बैकग्राउंड, वो भी फर्क पड़ता है। चौथा एजुकेशन, कितनी पढ़ाई वो कर रहे हैं। पांचवा उनका कल्चर। ये सारे जो पर्सनालिटी के क्या है डिटरमिनेंट्स है जो एक व्यक्ति के पर्सनालिटी को निर्धारित करते हैं। ये सारी चीज बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो किसी का वंशानुगत है, गर्म हुआ दिमाग गर्म होता है, इसके लड़के दिमाग गर्म होगा। एनवायरमेंट खराब एनवायरमेंट रहेगा तो मुंह से अच्छा होना बोलेगा वो। तीसरा परिवार, बैकग्राउंड, परिवार जैसा है, बोलचाल जैसे सिखाएगा बताएगा वैसा सीखेगा। शिक्षा कितना पढ़ेगा उसका भी असर दिखता है, और सांस्कृतिक कल्चर का भी असर दिखेगा। ठीक है, चल अगला लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग का प्रोसेस क्या देख लो। लर्निंग में सबसे प्रोसेस पहला आता है आवश्यकता, कि आपको क्या पढ़ना है या किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नीड है, किस चीज पे काम करना है। दूसरा मोटिवेशन, फिर क्या है उससे प्रेरणा लेंगे, उससे मोटिवेट होंगे कि हम अपने काम में लगे रहें। तीसरा
फिर प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए, और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे, बाबा अभ्यास करेंगे। और फिर चौथा अनुभव होगा उनको, जब अनुभव होगा तो आखिरी में हमारे बिहेवियर में चेंज होता है। ये हमारा लर्निंग का प्रोसेस होता है, पहले नीड होता है, फिर मोटिवेशन होता है, फिर बाबा प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक्सपीरियंस होता है, और आखिरी में हमारे बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये लर्निंग का प्रोसेस है, ठीक है। चलो, प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से? 3 सिद्धांत है लर्निंग के, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। 3 थ्योरीज है जो कि मैंने यूनिट वाइज वीडियो में पूरा ब्रीफ समझाया, इसको देख लेना, प्लेलिस्ट में सब अपडेटेड है। चलो आगे चलो, अगला आता है ग्रुप फॉर्मेशन एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो ग्रुप फॉर्मेशन की कितने अवस्थाएं होती हैं? 4, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। ये मैंने अभी यूनिट 4 की वीडियो बताया, इसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, ग्रुप डिसीजन के क्या क्या लाभ होते हैं? इससे हमें जानकारी बहुत अधिक मिलती है, डिसीजन बहुत अच्छा होता है, और एक क्रिएटिविटी भी अच्छी होती है, ठीक है। चलो, बहुत ज्यादा समय नहीं बताएंगे कि बता चुका हूं। मोटिवेशन एंड मैस्लो की निर्धारण की थ्योरी बताई दिया, अभी 5 ऊपर डिस्कस हुआ था मैस्लो की निर्धारण की थ्योरी, इसमें बताया नहीं। मोटिवेशन बताई दिया, ठीक है। चलो आगे चलो, लीडरशिप थ्योरी। अब देखो, लीडरशिप क्या बता ही दिया कि जो दूसरों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु उनको अपने जो है बिहेवियर से उनको जो है इन्फ्लुएंस करे, वो क्या होता है? लीडरशिप होता है। अब देखो, यहाँ 3 थ्योरी होती है लीडरशिप की, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी और सिचुएशनल थ्योरी। तीनों ही थ्योरी मैंने यूनिट 3 या यूनिट 4 के वीडियो में अच्छे से समझाया है, उसको देख लेना, ठीक है। चलो, एक अच्छे लीडर के क्या क्या गुण होते हैं? हॉनेस्ट होता है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, निर्णय क्षमता अच्छा होता है, और कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये सब बहुत खास नहीं है, ये सब तो बता ही दिया मैंने, इसको वीडियो में देख लेना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अब देखो, ये कुछ टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एग्जाम, अब देखो ये लीडरशिप है, मोटिवेशन में मैस्लो की निर्धारण की थ्योरी है, और पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है, ग्रुप फॉर्मेशन, परसेप्शन प्रोसेस। ये सब एकदम स्टार क्वेश्चन, यहाँ से पक्का लॉन्ग में या शॉर्ट में अच्छा क्वेश्चन फंसेगा। ये सब टॉपिक ऐसे बर्निंग टॉपिक आपको बता रहा हूँ, यहाँ से 5-10 नंबर क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं, यानी 5 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन सबसे ज्यादा फंसेगा, है ना। बाकी लॉन्ग में ये सब, ये जो मैंने वन शॉट पढ़ाया, जितने टॉपिक में पढ़ाए हैं वो सब इंपॉर्टेंट थे आपके पेपर के पॉइंट ऑफ से। और फिर उसके बाद ना, पढ़ने के बाद अब यहाँ काम मत छोड़िएगा, 4 मिनट का वीडियो 3-4 बार देख लीजिएगा, आपका पूरी तैयारी फर्स्ट क्लास की हो जाएगी, कोई भी टॉपिक छूट नहीं पाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।